हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि एंट्रेंस का टाइम है 24 जुलाई को। सबको मालूम है कि 11th एंट्रेंस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जो कि काफी ज्यादा डोमिनेंट और इंपॉर्टेंट एंट्रेंस है। तो विंग्स एकेडमी की टीम ने सोचा कि बच्चों को जो फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है वो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, तो उसी के तहत हम लोगों ने क्या करा, एक हम लोग सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कुछ टॉपिक्स आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरे सिलेबस का रिवीजन हो सके। और हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर पाए। तो उसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर मोशन से, जो कि आपके क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है। और इसमें आज आपका जो है ना प्री वर्कआउट टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा आपका हाथ तेज करेंगे आज। देन आफ्टर दैट कल जो मोशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये वाले क्वेश्चन अच्छे नहीं है, ये क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, बट इससे थोड़ा टफ लेवल आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो देखिए इसको और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इससे बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका स्टार्टअप क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसआई टू सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सबको मालूम है ये कौन सा सिस्टम है और ये कौन सा सिस्टम है, और डिस्प्लेसमेंट का इस सिस्टम में यूनिट क्या होता है और सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है। तो अगर मैं एसआई सिस्टम के हिसाब से आपका डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लिखता हूं तो वो है मीटर, जिसको बच्चों आप लोग डिनोट करते हो एम से, राइट। और अगर सीजीएस सिस्टम के हिसाब से मैं डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लिखूं तो वो है बच्चों सेंटीमीटर, ओके, जिसको आप लिखते हो सीएम, ऐसे, ठीक है। अब इसी का हमें रेशियो चाहिए, तो रेशियो देखते हैं, आइए मिलके रेशियो देखते हैं। तो रेशियो हो जाएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होगा मीटर और सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर। बट अगर सेंटीमीटर को मैं मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आपको मालूम है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻⁻² मीटर्स। रेशियो में ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, 10⁻²। दिस इज द रेशियो जो कि क्वेश्चन में डिमांड किया गया था, राइट। ये आपका रेशियो आ गया जो कि क्वेश्चन में हमारा डिमांड किया गया था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्या होता है हमारा, आपको चूज करना होता है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक ये क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन चूज करना है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कंपैरेबल या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, कभी भी छोटा नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस छोटा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से तो आप लोग समझ लेना आप लोगों ने गलत किया हुआ है। इसका हम लोग एक आध एग्जांपल लेते हैं सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारी बॉडी ने यहां से मोशन करना शुरू किया, यहां गई, यहां से यहां गई और यहां से बॉडी यहां, ठीक है। ये मैंने आपको दो लाइन दिखाई है बट एक्चुअली ये लाइन इसी लाइन के ओवरलैप्ड है, बट आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैंने थोड़ा अलग करके दिखाई है। तो ये वाला डिस्टेंस आप लोग नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ओके। लेट्स से ये डिस्टेंस आपका आ गया 10 मीटर एंड ये डिस्टेंस आ गया आपका 5 मीटर। तो अब मैं पाथ लिख देता हूं, यहां पर हम लोग ले लिया पाथ, यहां पर अपन लोग ले लेते हैं डिस्टेंस और यहां पर अपन लोग ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, अब देखो पाथ सबसे पहला है ए बी, दूसरा पाथ है ए बी सी, तीसरा पाथ है ए बी सी डी। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इस पाथ में जो मैं सबसे पहला पार्ट जो सॉल्व कर रहा हूं इसमें ए इनिशियल पोजीशन है और बी फाइनल पोजीशन है। यहां पर ए इनिशियल पोजीशन है और सी फाइनल पोजीशन है, और यहां पर ए इनिशियल पोजीशन है और डी फाइनल पोजीशन है। यह बात मैंने आपको इसलिए बताई बच्चों क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप लोगों को याद आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो सवाल ये उठता है डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे करता है, तो डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। अगर अपन लोगों को इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो ए से बी का डिस्टेंस आई थिंक आप सबको दिख रहा है ये 10 मीटर है,
और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 10 मीटर है, ठीक है। अब ए से लेके बी, बी से लेके सी, यानी कि 10 + 5 दैट इज 15 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही रहेगा 15 मीटर्स। अब हम लोग बात करते हैं ए से बी, बी से सी एंड सी से डी, यानी कि अल्टीमेटली हम लोग इस पोजीशन पे आ रहे हैं और यहां से चले गए। तो डिस्टेंस कभी भी मालूम है आपको घटता नहीं, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, एड ऑन होता है। तो 10 + 5 15 एंड +5 दैट इज 20। तो डिस्टेंस यहां पर हम लोगों को हो रहा है 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको अभी बोला था बच्चों कि आपको फाइनल पोजीशन के बारे में आइडिया होना चाहिए और आपको इनिशियल पोजीशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 10 मीटर। ये हो गया। तो यहां पर आप ये बेसिकली यहां पर मैं आपको इस रिलेशन को बता रहा हूं कि रिलेशन कैसे आप लोग फील कर सकते हो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आ रहा है, ये भी कहता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, यहां पर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आ रहा है, ये रिलेशन भी हमसे यही कहता है कि हो सकता है। बट यहां पर डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। देखो यहां पर वही बात आ गई, डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है। तो ध्यान रखना है बच्चों आपको कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आएगा या फिर बराबर आएगा, बट डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आई थिंक इस एग्जांपल ने आपको इस बात को अच्छे से सपोर्ट किया होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है केवल इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। बॉडी का अगर हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, यहां पे ले लेते हैं। सपोज करो यहां से एक बॉडी गई 3 मीटर और वो फिर यहां से यहां गई 4 मीटर। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, यहां पर ए से बी गई, देन बी से सी, ठीक है। और यहां पर आपसे इस तरीके से फिगर देके पूछा कि डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, जो भी एक्चुअल पाथ बॉडी कवर कर रही है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो यहां पर अपन लोगों को डिस्टेंस लिखने में कोई भी दुश्वारी नहीं है। तो डिस्टेंस सिंपली हो जाएगा 3 मीटर + 4 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ऑलराइट। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैं एक बात आपसे बार बार बोल रहा हूं, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को गौर करिएगा। तो आई थिंक आपका पार्टिकल जो स्टार्ट हुआ है चलना वो पोजीशन ए से हुआ है और पार्टिकल कहां पहुंचा है, पोजीशन सी पर। तो ये पोजीशन फाइनल है सी और इनिशियल क्या है ए। तो यहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी चाहिए यहां तक, ठीक है। तो दिस विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल अगर फिजिक्स में दिख रहा है तो मजा आ जाएगा, काफी चीजें आसान हो जाएंगी। या आप ऐसे कर सकते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, मतलब अपने को रास्ता मिल गया, अब सिर्फ चलना रह गया है। तो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप लिख सकते हो अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो ये सब बहुत बेसिक सी चीज है, बट अभी स्टार्टिंग लेक्चर है इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 25 एंड 25 किसका होता है बच्चों, 5 मीटर। तो ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर भी हमको दिख रहा है कि डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये रिलेशन हमसे यही कहता है। तो आई थिंक आपको यहां की बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट। अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं सर्किल की। ये आपके पास एक सर्किल है और ये रेडियस क्या है बच्चों, आर। ये पोजीशन ए ले लीजिए, ये पोजीशन बी ले लीजिए, ये पोजीशन सी ले लीजिए और ये पोजीशन डी ले लीजिए। अब बेसिकली पार्टिकल मूव कर रहा है ए से इस तरीके से। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं आप लोग को सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरीके से। तो मैं आपसे कहता हूं फाइंड आउट अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द रीजन ए बी। बल्कि एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं पाथ, यहां पर अपन लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस और यहां पर लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। और इस तरीके से हम लोग पूरा सर्किल कवर कर लेंगे। तो बच्चों पाथ है पहला ए बी,
दूसरा पाथ है आपका एबीसी, तीसरा पाथ है एबीसीडी, एंड द फोर्थ पाथ इज एबीसीडी ए, मतलब जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। तो एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, ए इनिशियल है, बी फाइनल है, दूसरी कंडीशन में ए इनिशियल है, सी फाइनल है, तीसरी कंडीशन में ए इनिशियल है और डी फाइनल है, और फोर्थ कंडीशन में ए इनिशियल है और ए ही फाइनल है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आई थिंक पहला जो पाथ है वो हमारा ये वाला पाथ है, ये जो मैं आपको इसको शेड कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है, ये जो हमने नक्काशी टाइप की है वो पाथ हमें कवर करना है। तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस आपको मालूम है, अगर मैं पूरे सर्किल की बात करता हूं तो डिस्टेंस जो होता है वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल के बराबर होता है, और सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहां पर सर्किल का हम 1/4 पार्ट कवर कर रहे हैं। कितना पार्ट कवर कर रहे हैं, 1/4। एक क्वेश्चन इसमें एंगल का भी बन सकता है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले हम बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये 1/4 पार्ट कवर कर रहे हैं पूरे सर्किल का। तो जैसा कि मैंने बोला वैसे ही हम काम करेंगे, 1/4 पार्ट कवर कर रहे हैं पूरे सर्किल का, पूरा सर्किल यानी कि 2 पाई आर। अब यहां से आपका 2 1 2 2 2 4, तो यहां से हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा बच्चों वो आएगा पाई आर बाई 2। यहां पर डिस्टेंस कितना आया, पाई आर बाई 2। अपना डिस्टेंस आ गया, तो आप यहां पर ए बी वाले पाथ का डिस्टेंस लिख सकते हो, पाई आर बाई 2 हो गया। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में वही अपना मंत्र है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन अगर पता है अपने को डरने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल पोजीशन ये रही और इनिशियल पोजीशन ये रही, तो इसको हम जोड़ देंगे, एंड दिस साइड विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। और फिर से आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो आप यहां से काम कर सकते हो। अगर ये आर है तो ये भी डेफिनेटली आर होगा, और पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हो, √2r। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैसे आया। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों, √2r। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब एबीसी यानी कि यहां से चलेंगे, ए से बी जाएंगे और बी से सी जाएंगे, और आपको क्लियरली विजिबल है कि वी आर कवरिंग अ सेमी सर्कल। ओके, हमें सेमी सर्कल कवर करना है। तो सेमी सर्कल के लिए हम लोग डिस्टेंस अगर देखें तो आपको मालूम है कि आप 1/2 हाफ ऑफ इंटायर सर्किल कवर कर रहे हो। तो 1/2 इंटू 2 पाई आर, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई आर। तो यानी कि अपन लोगों का एबीसी वाली कंडीशन में जो डिस्टेंस कवर आएगा दैट इज इक्वल्स टू पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट देखें तो बच्चों आप चल कहां से रहे हो, गौर करो, चल कहां से रहे हो, ए से, पहुंच कहां पर रहे हो, सी पर। तो सी फाइनल है और ए इनिशियल है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, ये, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। और अगर रेडियस आर है तो डायमीटर 2r हो जाएगी, इट इज अंडरस्टूड। तो यहां पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज 2r। अब हम लोगों को कवर करना है ए बी सी डी, मतलब ए इनिशियल एंड डी इज फाइनल, राइट। मतलब यहां से चल रहे हैं और ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, यानी कि हम लोग 3/4 ऑफ सर्किल कवर कर रहे हैं, यानी कि 3/4 सर्किल का हम कवर कर रहे हैं बच्चों। तो यहां पर डिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 2 पाई आर। यार देखो, बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस जो सीरीज हम लोग ने कोशिश करी है, सीरीज को जो है ना आप लोग ज्यादा बेनिफिट उठाना, और जो बच्चे अभी तक सीरियस नहीं हुए थे वो भी पढ़ सकते हैं और इनफैक्ट इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यूटिलाइज करना है इसको, है ना, वेस्ट मत करना। तो इतना मैं आपको एक तरीके से आपका फ्रेंड के नाते या कुछ भी आप समझते हो उस तरीके से आपको रिकमेंड करूंगा ये। ठीक है, तो यहां से 2 1 2 एंड 2 2 4, तो यहां से हमारे पास बच्चों आ जाएगा 3 पाई आर बाई 2। यहां पर अपन लोगों का डिस्टेंस आ गया, तो जो चीज आती जा रही है उसको फटाफट लिखते जाओ, 3 पाई आर बाई 2, राइट। और इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट में फिर से वही बात बोल रहा हूं मैं, एक ही बार अभी 10-15 मिनट के लेक्चर में 3-4 बार बोल चुका हूं। फाइनल पता है, इनिशियल पता है, तो डरने की बात नहीं है। तो यहां से फाइनल और यहां से ये इनिशियल, एंड ये आर, ये आर, तो ये डेफिनेटली हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, √2r। और यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, √2r। ये हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, जब मैं ए से बी गया तो डिस्टेंस कितना आया, पाई आर बाई 2, एंड उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को देख लो, काम बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। ठीक है, अब ए बी सी डी ए यानी कि पूरा एक चक्कर, घूमर जो था ना वो, तो पूरा एक चक्कर काटना है। पूरा एक चक्कर, बेसिकली पूरे एक चक्कर का डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो यहां पर मैं डायरेक्टली 2 पाई आर लिख सकता हूं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह। डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए है
क्योंकि जब आपकी इनिशियल पोजीशन यानी कि वो पोजीशन जहां से आप चल रहे हो और वो पोजीशन जहां आप पहुंच रहे हो, यानी कि जहां आप पहुंच रहे हो वो कहलाएगी फाइनल पोजीशन और जहां से आप चल रहे हो वो कहलाएगी इनिशियल पोजीशन। तो जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगी तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पूरे अभी तक का कंक्लूजन यही है कि डिस्टेंस जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस बच्चों पाथ डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे करेगा? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। करिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट्स पे पूछ सकते हैं और उसको मैं जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। अब देखिए, आपको एक सेमी सर्कल दिया इस तरीके से, ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए और इस सेमी सर्कल का जो रेडियस दिया है वो आर दिया है बच्चों। ठीक है, और आपसे कहा फाइंड आउट द रेशियो किसका रेशियो निकालना है हमको? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का। ओके, हमें किसका रेशियो निकालना है बच्चों? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो अपने को पता है डिस्टेंस क्या है सेमी सर्कल का और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बट हम लोग उसको दोबारा से कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस सेमी सर्कल का यानी कि आधा सर्कल यानी कि 1/2 ऑफ 2 पाई आर। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? पाई आर। तो ये पाई आर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपको मैंने बताया था फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को गौर करो। तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है, कुछ भी मान लो। तो ये बेसिकली डायमीटर ही निकल कर आएगा और डायमीटर क्या होगा? अगर इसकी रेडियस आर है तो डायमीटर ऑब्वियस सी बात है 2r हो जाएगी। तो ये अपने पास है डिस्टेंस इस सेमी सर्कल का और ये है अपने पास डिस्प्लेसमेंट इस सेमी सर्कल का। नाउ हमें इसको क्या करना है? हमको इसका रेशियो निकालना है बच्चों। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू पाई आर अपॉन 2r। यहां से r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी π/2। जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा? π/2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं क्वाड्रेंट में पूछ सकता हूं, कुछ भी पूछ सकता हूं, आपको आना चाहिए। ऑलराइट, आसान क्वेश्चन था और इस पे मैंने ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाया बिकॉज इस पे हमने टाइम लगा लिया था। तो इसी का एक पार्ट आप मान सकते हो इसको, सिर्फ रेशियो का काम करना था इसमें। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ये 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है और आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट बताइए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था एंगल का गेम है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट पूछे और पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरीके से। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या पता होना चाहिए आपको बच्चों? डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल ये रही, फाइनल ये रही। लाइन को थोड़ा सा बीमारी हो गई, लाइन को लग रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। अब सवाल ये उठता है कि इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग निकाले कैसे? इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग निकाले कैसे? तो इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r sin θ/2। बच्चों ये होगा इसका फॉर्मूला, इसको आपको यूज करना है इस टाइप के सवालों में। ध्यान रखिएगा sin θ/2 मतलब थीटा का आधा है, साइन को आधा मत करने लग जाना। ठीक है, θ/2। ठीक है, यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू 2r, तो r ही है तो इसको r ही रहने दीजिए, साइन थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है हम लोगों को बच्चों? 120 डिग्री और 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2r sin θ/2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 2r sin 120/2,
तो डिस्प्लेसमेंट यहां से कितना आएगा, मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे जब देखेंगे तो इसका आंसर भी डायरेक्ट कर देंगे साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू भूल गए, ऐसा मत करना। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2, ऐसा कुछ 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया r√3। ऑलराइट, इसका क्या आंसर आ गया r√3, ये आपका आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r sin θ/2, एंगल का गेम है, ध्यान रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर हम लोग ने थीटा क्या देखा, थीटा हमको यहां पर क्वेश्चन में गिवन था 120 डिग्री, तो 120 डिग्री डिवाइड बाई 2 तो 120/2 मतलब 60 बच्चों। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, यहां पर अगर आपको याद नहीं है तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो जब इस वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। अ फार्मर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मूव्स along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement? What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? ये क्वेश्चन है बच्चों, काफी फेमस क्वेश्चन है, हो सकता है जहां भी आपने तैयारी करी हो वहां पर भी ये क्वेश्चन कराया गया हो, बट क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, और क्वेश्चन जो है सोचने की सलाहियत इंप्रूव करेगा। कोशिश हमारी ये है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, ऑलराइट। तो क्या बोला गया, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड। ओके, हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, इस तरीके से हम लोग ने स्क्वायर फील्ड बना लिया। इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं, ए बी। नेमिंग में कुछ नहीं है, नेमिंग में आप कुछ भी ले सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि नेमिंग क्या लेनी तो आप कुछ भी ले सकते हो, आप PQRS भी ले सकते हो। ठीक है, और स्क्वायर का साइड कितना है बच्चों, 10 मीटर। और इतना तो सबको पता होगा, अगर यहां पर मैं एक साइड 10 मीटर लिख रहा हूं तो बाकी की 3 साइड भी 10 मीटर ही है। ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। सबसे पहला पार्ट जो है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए एक चक्कर कितने समय में फार्मर लगा रहा है। तो वहां पर आपको आई थिंक दिया हुआ है कि 40 सेकंड्स में एक चक्कर हो रहा है, तो यानी कि टाइम इन 1 राउंड कितना लग रहा है, 40 सेकंड्स। ये एक चक्कर जो लग रहा है कंप्लीट, ए से चला, बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से वापस है, 40 सेकंड में। ठीक है, टोटल टाइम आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, टोटल टाइम क्वेश्चन में अगर आप देखो तो टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। तो यहां पे आप लिख लोगे 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड, तो आपको मेरे ख्याल से मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, और सबको मालूम है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड यानी कि 140 सेकंड्स। क्यों ना वो नंबर ऑफ राउंड निकाल लें, क्योंकि हमारे पास टोटल टाइम पता है और एक चक्कर में कितना समय लग रहा है वो भी हमको पता है, तो नंबर ऑफ राउंड निकाल लेते हैं पहले। तो नंबर ऑफ राउंड इन गिवन टाइम, ये जब बातें जो मैं लिख रहा हूं ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपका तो ये सब चीजें दिमाग में चलना चाहिए। यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं और उन बच्चों को स्पेशली फोकस कर रहा हूं जो बेचारे अभी बड़े परेशान है, उन्होंने अभी तक मेहनत शुरू ही नहीं करी थी, बट अब चाह रहे हैं कुछ करना।
तो उनके लिए मेनली सीरीज ला रहे हैं, तो सबको देखना है, सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक एक चीज बताई जाएगी, आप लोग इसको क्या क्या चीजें ओरली कर सकते हो वो और बढ़िया है। नंबर ऑफ राउंड इन गिवन टाइम आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल टाइम क्या दिया हुआ है आपको 140 सेकेंड, और एक चक्कर का राउंड कितना दिया हुआ है आपको 40 सेकेंड। ठीक है, तो 140 अपॉन 40, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, 3.5 राउंड आ रहे हैं, 3.5 राउंड आ रहे हैं। अब आपको यहां पर ये जो फिगर आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए 3.5 राउंड का मतलब ये है, अगर मैं कहता हूं एक कंप्लीट चक्कर, और एक कंप्लीट चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर होगा, दैट इज 40। ठीक है, आधे चक्कर मतलब आधे अगर मैं कवर करूंगा आधे का, तो आधे का मतलब 10 मीटर, 10 मीटर 20 मीटर, मतलब हाफ ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 20 मीटर, और फुल अगर चक्कर ले रहे हैं तो 40। ठीक है, तो 3.5 राउंड, मतलब अगर मैं इसमें देखूं 3.5 राउंड, तो 3 राउंड कंप्लीट और आधा राउंड। ठीक है, यही हो रहा है ना 3.5 का मतलब, 3 कंप्लीट राउंड्स एंड हाफ राउंड। 3 कंप्लीट राउंड्स का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, बिकॉज यहां से चलेगा घूम के बच्चों वापस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। दूसरी बार चलेगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, तीसरी बार चलेगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब 120 सेकंड हो गए और डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, जीरो। अब बचते कितने सेकंड है, 20 सेकंड। 120 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब इस वाले पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, तो केवल इतने 20 सेकंड में कितना होगा, तो आधा ही चलेगा, पूरा तो 40 सेकंड में, तो 20 सेकंड में आधा चलेगा। आधे का मतलब ये चला ए से बी और बी से सी, यानी कि ये बना हमारा फाइनल पोजीशन और ये बना हमारा इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पता चल ही गया, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली आप एक लाइन से इसको जोड़ दो, और ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये भी हमारा 10 मीटर होगा, आप सबको पता है, ये भी हमारा क्या होगा 10 मीटर। तो यहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं इसका, सबको पता है 10√2 आएगा, बट स्टिल, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस 100, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200, और 200 क्या होता है 10√2, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूं, और मॉडिफिकेशन क्या है, वही है, टाइम 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स, और 2 मिनट्स 20 सेकंड मतलब 120 सेकंड में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और बाकी का 20 सेकंड में सारा मसला होगा। अब मैं ये कहता हूं कि ये हमारा स्क्वायर फील्ड है, वही वाला हम फार्मर का चुरा के लिया है, यहां पे रख दिया, और यहां ये दूरियां 10 मीटर है, या ए, ये बी, ये सी, ये डी। बट इस बार जो फार्मर चलना स्टार्ट कर रहा है वो कर रहा है ई से, यानी कि, और ये ई क्या है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बच्चों ये साइड 10 है तो आधा 5। ठीक है, तो वही अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट इन 120 सेकंड्स, तो अगर एक चक्कर 40 सेकंड में, फिर 40 सेकंड 80 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर 120 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो बचता क्या है 20 सेकंड, और 20 सेकंड में पूरा चक्कर के आधा चक्कर, जल्दी बताओ कमान, पूरा चक्कर के आधा चक्कर, आधा चक्कर, आधा चक्कर मतलब यहां से चलेगा 5, यहां चला 10 15 एंड यहां पर चला 5, यानी कि 20, ये हो गया इसकी लोकेशन। अब अपने को निकालना क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने को दो चीजें पता होनी चाहिए बच्चों, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तो ये हमारी फाइनल हो गई और ये हमारी इनिशियल हो गई, इसको आप जोड़ दीजिए, और ये अगर 10 मीटर है तो इसके सामने की साइड 10 मीटर होगी, यानी कि इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या आया बच्चों, जीरो, डिस्प्लेसमेंट आया 10 मीटर। इस बार इसमें क्या आया था डिस्प्लेसमेंट आपका 10√2, इसमें क्या आया 10 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया था, वो ये कि पोजीशन जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वो ई कर दी थी, दैट इज द मिड ऑफ ए बी, यानी कि अगर ए बी 10 मीटर है तो ई जो है 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, ऐसे होगा मिड है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सोचते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन चाहिए इस क्वेश्चन को ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। बच्चों प्रैक्टिस से मत घबराया करो, है ना, प्रैक्टिस करो खूब जमा के। मैंने कहा कि जो फार्मर स्टार्ट कर रहा है यहां से ई, और ये टोटल लेंथ तो 10 मीटर ही है, और यहां से ए से लेके ई की दूरी 6 मीटर है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। आपको ध्यान रखना है केवल कितना चलाना है 20 मीटर, अगर ये 6 है तो ये कितना होगा 4 मीटर, ये कितना होगा 10 मीटर, तो 10 4 14, कितना और चलना है 6, तो 6 यहां कहीं आ जाएगा बच्चों, ये हो गया। ठीक है,
अब ये फाइनल पोजीशन होगा, ये इनिशियल पोजीशन होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 6 मीटर ये था ए से पॉइंट ही, जहां से हमने चलना शुरू करा, मतलब फार्मर ने चलना शुरू करा। फार्मर ने जब यहां से चलना शुरू करा तो उसको चलना कितना है, 20 मीटर। तो 4 ये रहा, टोटल 10। 6 से चलना शुरू करा तो 4 बचा ना, 4 ये 10 ये 14 एंड 6 मोर 20। ठीक है, तो ये 20 हो गया। और ये फाइनल और ये इनिशियल, तो यहां से आप एक लाइन जोड़ दीजिए, दिस विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा ये 10 है तो ये 10 नहीं होगा, तिरछी लाइन है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो अब आप देखो ये कितना है, ये टोटल 6, तो ये बचा कितना, 4 मीटर। अब ये 4 मीटर है तो इसकी सामने वाली साइड कितने मीटर की होगी, दिस विल ऑल्सो बी ऑफ 4 मीटर। अब ये कितना था, यहां से लेके यहां तक 6 मीटर, ये कितना हो गया 4 मीटर, तो बचा कितना 2 मीटर। ये साइड कितनी है, इसके सामने वाली, ये तो 10 मीटर हो जाएगी। तो ये जो हाइट, ये जो निकल के आएगा, ये 10 है, ये 2 है, तो ये निकल कर आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगा अंडर द रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वट एवर जो भी आपका कैलकुलेशन होगा वो आप कर लेंगे। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से मैंने 2 क्वेश्चंस और बनाए थोड़े मॉडिफाई करके, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप लोग इसको थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन, उसको ट्राई करते हैं। लैंग्वेज लिख लेते हैं इसकी। क्वेश्चन है, एट, बल्कि ऐसे लिखो, अ व्हील ऑफ रेडियस r is rolling on the road what will be the displacement what will be the displacement of point P in half rotation of wheel on the road। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि बेसिकली क्वेश्चंस ये आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स यही लगेंगे, ये 100% श्योर। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने, क्वेश्चन रटने नहीं है बच्चों। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स जैसे लग रहे हैं वो सीखिए, इंस्टेड के आप रट्टा मारे। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, अ व्हील ऑफ रेडियस r इज रोलिंग ऑन द रोड। अब एक टायर को रोल कराना है रोड पे, व्हील को रोल कराना है रोड पे, तो उसको रोल कराने के लिए सबसे पहले रोड तो चाहिए, तो रोड बना लेते हैं पहले। ओके, अब यहां पर आपके पास बच्चों व्हील रखा हुआ है इस तरीके से, और ये वो पॉइंट P है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, और इस व्हील की जो रेडियस दी हुई है वो r दी हुई है, राइट। अब क्या बोला, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P, इन हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील। अब हाफ रोटेशन का मतलब क्या होता है, सपोज करो ये मार्कर ऐसे, अब इसका मैं हाफ रोटेशन अगर कराता हूं तो हाफ रोटेशन में क्या हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, आप सोचो खुद। ठीक है, क्या ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ भी आप सोचो। हाफ रोटेशन मतलब आधा। तो इस व्हील को अगर हम देखें तो ये व्हील का हाफ रोटेशन इस पॉइंट P को फोकस करिएगा तो ऐसे घूमकर यहां आ जाएगा, यानी कि दिस पॉइंट P कम्स हियर, राइट। तो यानी कि अगर व्हील को हाफ रोटेट कराएं बच्चों हम लोग, तो व्हील को हाफ रोटेशन कराने के बाद व्हील का जो पॉइंट P जो अभी यहां पर रोड से अटैच था वो यहां पर आ गया, राइट। अब वही आपसे पूछा, क्या आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट अपने को दो चाहिए, दो चीजें, और दो चीजें पता है तो अपना जिंदगी और काम सब सेट है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तो मेरा आपसे सवाल यह है, क्या हमें इनिशियल पोजीशन पता है,
क्या हमें इनिशियल पोजीशन पता है? जी हमें पता है इनिशियल पोजीशन। और क्या हमें फाइनल पोजीशन पता है? ये भी हमको पता है। ठीक है, तो यानी कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और ये हमें पता है क्या साइड होगी, अगर ये डायमीटर ऑफ द सर्किल, डायमीटर ऑफ द व्हील यानी कि 2r, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये हाफ रोटेशन क्या है, तो हाफ रोटेशन का मतलब कितना हो जाएगा, पाई आर। पूरा नहीं क्या है, आधा क्या है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर। तो इसको अगर निकाल डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है बच्चों। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? फिर से एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये देखो, फिर से एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला था, ट्राइंगल देखना एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है। राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लेंगे? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा अंडर द रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, r बाहर, अंडर द रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा आंसर आ गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ऑलराइट, ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर से बता देता हूं कि पॉइंट पी यहां पर था, एक व्हील था जिसको हमने हाफ रोटेट किया। हाफ रोटेट करने की वजह से डिस्टेंस कितना आ गया, पाई आर। ये डायमीटर हो गया व्हील का 2r। तो ये जो साइड आई, पॉइंट पी यहां पर आ गया, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, यहां से जोड़ दिया तो यहां पर हमारे को एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। और राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया तो हम डिस्प्लेसमेंट इजीली निकाल सकते हैं, जो कि अभी तक हमने क्वेश्चंस में कर रखा है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन जो करा रहा हूं, ये क्वेश्चन बेसिकली आपको एक बात याद रखना ही है और उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन कराना है। एक्साइटेड होकर आप गलत एंगल ले लेते हो, जिसकी वजह से आप लोगों का आंसर गलत हो जाता है, तो वही आपसे गलती ना हो इसलिए वाला क्वेश्चन कराया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एक मिनट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल थर्टी डिग्री विद डिस्टेंस एक्सिस। What is its speed? What is its speed? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, पर खेल अच्छा है इसमें। एंगल में कंफ्यूजन हो जाता है, तो एंगल में कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन करा है। क्वेश्चन में क्या बोला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ले लिया, ये रहा, ये हमारा टाइम हो गया यहां पर, और यहां पर बच्चों हमारा हो गया डिस्टेंस। आगे क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन हमारी बन रही है। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन भी बना लेते हैं, ये बन गई स्ट्रेट लाइन। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद डिस्टेंस। ध्यान रखिए यहां पर जो एंगल ये वाला डिस्टेंस के साथ दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपसे पूछिए स्पीड, तो यहां पर मुझे आपको यह सिखाना है कि आपको एंगल लेना होता है टाइम एक्सेस के रिस्पेक्ट में। याद करिए, आपको सबको पता है कि यहां पर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां पर आपको टाइम दिया हुआ है, तो इसका स्लोप आपको क्या देगा, यहां पे आपका इसका स्लोप क्या देगा, स्लोप देगा स्पीड, जो कि हमारे दिमाग में आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो एंगल हम लोग लेंगे वो टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो ये जो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ये डिस्टेंस के साथ दिया हुआ है, टाइम के साथ नहीं दिया हुआ है। तो आपको सबको पता है पूरा एंगल 90 होगा और ये 30 गिवन है, तो ये डेफिनेटली हमारा 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें 60 डिग्री से काम करना है, 30 डिग्री से काम नहीं करना है। ठीक है बच्चों, हमें काम किस एंगल से करना है, हमें काम करना है 60 डिग्री से। ठीक है, ऑलराइट। अब स्पीड क्या होता है मैंने बता रखा है आपको। अगर आपने ग्राफ को, अगर एक बात याद रखना, अगर आपको ग्राफ में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि सर एक लेक्चर ग्राफ्स का भी रखिए। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ग्राफ का लेक्चर मिल पाए और इस तरीके से लेक्चर मिल पाए कि आप मेजोरिटी ऑफ ग्राफ्स को कवर कर पाओ। तो स्पीड क्या होता है, tan थीटा स्लोप होता है ना, tan ऑफ थीटा tan 60,
tan60 क्या होता है बच्चों यहाँ पे √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं था, बट मुझे यहां पर ये सिखाना था कि आपको जो एंगल लेना है वो टाइम एक्सिस के साथ लेना है। ठीक है बच्चों, एंगल जो लेना है वो टाइम एक्सिस के साथ लेना है। ठीक है, तो यहां पर एक रिमेंबरिंग पॉइंट डाल देते हैं। जो बच्चों को क्लियर है वो बढ़िया, जिनको नहीं क्लियर वो याद रखें, टेक एंगल विद टाइम एक्सिस। टेक एंगल विद टाइम एक्सिस। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया हुआ था एंगल, बिल्कुल कहते हैं ना गुलाब जामुन टाइप का दे रखा था 30 डिग्री, बट यहाँ पे जो खेल खेला था वो खेला था डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस के साथ 30 डिग्री है, बट हमको लेना किसके साथ, टाइम के साथ। तो हमें जो काम करेगा वो 60 डिग्री काम करेगा, 30 डिग्री काम नहीं करेगा। चलिए ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, a car travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour and the next 30 kilometer and the next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. Find its average speed. Find its average speed. एवरेज स्पीड पे भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से क्लियर करिएगा और अच्छे से क्लियर रखिएगा। क्या बोला गया है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि टोटल जो जर्नी हुई है कार की वो यहां से मान लेते हैं यहां तक हुई है, और इसमें 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर मान लीजिए, कितनी स्पीड से चलिए कार, 40 किलोमीटर पर आवर से, इसको आप V1 ले लो 40 किलोमीटर पर आवर से, और रिमेनिंग 30 किलोमीटर वो चलिए 20 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर से, इसको आप ले लो V2। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं एक चीज आपको थोड़ी सी बता देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहे। अगर आप लोग यहाँ पे चीजें नोटिस करो, उस क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए, उस क्वेश्चन में आप लोग नोटिस करो तो डिस्टेंस सेम है बच्चों, डिस्टेंस सेम है। यहां पर आप लोग देखो डिस्टेंस सेम है, ये भी 30 किलोमीटर और ये भी 30 किलोमीटर, अलग क्या है, स्पीड। तो जब भी आपको डिस्टेंस सेम दिखे और स्पीड अलग अलग हो, कोई मसला नहीं है, तो डिस्टेंस सेम दिखा है तो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक मीन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो एवरेज स्पीड निकालने के लिए, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, अगर आप लोगों को डिस्टेंस सेम दिखे, डिस्टेंस सेम, तो आप लोग क्या यूज कर सकते हो, आप लोग यूज कर सकते हो हार्मोनिक मीन, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और बेसिक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। ठीक है, तो यहां पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे हार्मोनिक मीन, यानी कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। याद रखिएगा कब लगाने को क्या, डिस्टेंस सेम, तो यहां पर हमें डिस्टेंस ही सेम दिया हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा 2v1, v1 मैंने माना है 40 को, v2 माना है मैंने 20 को, अपॉन 40 प्लस 20। यहां से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आई थिंक कोई मसला नहीं है। 40 दूनी 80 एंड 80 दूनी 160, यानी कि 1600 समथिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग कर लोगे यहाँ पे या नहीं, छोड़ दूं, 1600 बटे 60, 1600 अपॉन 60। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, 26.6 किलोमीटर पर आवर, 26.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बट मेरा टारगेट कैलकुलेशन सिखाना नहीं, फिजिक्स से कॉन्सेप्ट्स देना है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम दिखेगा
आप लोग हार्मोनिक मीन यूज करेंगे और हार्मोनिक मीन आपको क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 और उसी से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर। How fast must the train travel the next 30 kilometer as to average 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप, फॉर द इंटायर ट्रिप। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझेंगे अभी, मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर। ओके, सबसे पहले ट्रैक बना लेते हैं। ये ट्रैक हमारा 60 किलोमीटर का है बच्चों। ओके, अब क्या बोला गया, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसका 30 किलोमीटर यानी कि आधा, कितनी स्पीड से चली है ट्रेन, 30 किलोमीटर पर आवर से चली। ठीक है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, यानी कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर की बात करी है इन्होंने, तो लेट्स पहले लिख लें इसको। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप। यानी कि यहां की स्पीड निकालो कि इनका एवरेज 40 किलोमीटर पर आ जाए, यानी कि पूरी जर्नी का जो एवरेज है वो कितना आ जाए बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर। ये है क्वेश्चन। तो यहां पर आपके लिए इस बार ये क्वेश्चन मार्क है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसमें आप लोग नोटिस करो, आपको क्या चीज सेम दिख रही है बच्चों, बताइए क्या चीज सेम दिख रही है। डिस्टेंस सेम दिख रहा है, तो यानी कि हम लोग प्रॉपरली एलिजिबल हैं हार्मोनिक मीन यूज करने के लिए। 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला है बच्चों हमारा। एवरेज कितना दिया हुआ है 40, तो 2 टाइम्स ऑफ v1, v1 कितना है 30 इंटू v2 कितना है v, हम v मान लेते हैं, अपॉन v1 यानी कि 30 प्लस v, ये मान लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहां से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। यहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हो या नहीं ये बता, अब बता भी नहीं सकते आप लोग, तो हम इसको सॉल्व ही कर दें या नहीं करें, आप लोगों को इतना छोड़ते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं क्योंकि अब सिंपली कैलकुलेशन है और आई थिंक आप लोग बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन इसको उठा के ले जाओगे इधर और सॉल्व करोगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूंगा कि आपको प्रॉपरली सॉल्व करवा दूं, बट थोड़ा सा एफर्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे बच्चों, है ना, थोड़े से एफर्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे। तो यहां से जो v का वैल्यू आएगा वो आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, v का वैल्यू कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कहने का मतलब ये, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि 30 किलोमीटर पहले के वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चला, क्या है ट्रेनें तो चली, सॉरी जेंडर मसला हो गया,
30 किलोमीटर वो कितनी स्पीड से चली, 30 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो कितनी स्पीड से चले कि इस पूरा जर्नी का जो एवरेज है बच्चों वो कितना आ जाए, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो यानी कि जो हमने इसको सॉल्व किया और हमने देखा कि ये 30 किलोमीटर पर आवर ही तो दिया हुआ है, बट ये अगर 60 हो गया, यानी कि रिमेनिंग 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर से चल दी ट्रेन, तो जो इस पूरी जर्नी का एवरेज है वो 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन जो भी आप लोगों को देखे आप लोग उसको सॉल्व करिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली मैं आपको बोलूंगा कि जो है एनसीईआरटी को जरूर सॉल्व करिएगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से करिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह बोला गया कि द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, शायद आप लोग ने देखा भी होगा, the area under speed time graph represents the physical quantity which has the unit of ये पूछा गया। ऑप्शंस भी थे बट ऑप्शंस हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया था, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ध्यान रखिएगा ग्राफ्स के मसले दो तरीके से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो स्लोप और एक एरिया। तो अगर आपको बोला गया एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, तो आपको पता होना चाहिए स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देगा। हमेशा रखिएगा जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया है वो देगा आपको डिस्टेंस। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया है वो जो भी चीज आई, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट क्या होगा। तो हमने पहले पता करना है स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा बच्चों, डिस्टेंस। और आई थिंक सबको पता है डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, मीटर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया। क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, क्वेश्चन ज्यादा टफ लेवल नहीं है, बट आप क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल कर रहे हो। अगर आपसे सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग ओवर एक्साइटेड मत हो जाना और क्वेश्चन को गलत प्रिटेंड मत कर लेना। ठीक है, क्वेश्चंस को बड़ा ठहर ठहर के समझ समझ के और समझ समझ के करिएगा, क्योंकि ये जो जर्नी है आपका, मैं तो कहूंगा पूरे पेपर का और स्पेशली फिजिक्स का, इसमें क्या होता है कि आप लोगों को सोचना है, समझना है एंड देन उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके को आप फॉलो करिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। A railway train या a train 200 meter long passes over a bridge (800 meter long). Find the time it takes to cross the bridge when it is moving with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। ये है क्वेश्चन बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। ऑलराइट, क्या बोला गया है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो कि आपकी एक ट्रेन है 200 मीटर लंबी, ठीक है, और वो ब्रिज क्रॉस कर रही है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला है ट्रेन है और ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो टोटल लेंथ जो होगी या टोटल डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ब्रिज, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो हो रहा है बच्चों वो हो रहा है 1000 मीटर। ध्यान रखिएगा
ट्रेन की लेंथ कितनी है 200 मीटर, ब्रिज की लेंथ कितनी है 800 मीटर, टोटल लेंथ कितनी हो रही है, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है 1000 मीटर, ठीक है। और आपको वेलोसिटी कितना दिया हुआ है बच्चों, वेलोसिटी दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसका कन्वर्जन आपको सबको आता है 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको निकालना है, आपको निकालना है कितने समय में ये ब्रिज को क्रॉस कर देगी। तो आप लोगों ने पढ़ा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हमारे पास डिस्टेंस है, बिल्कुल है 1000 मीटर, और क्या हमारे पास स्पीड है, बिल्कुल है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 1000 और बच्चों स्पीड हो गई हमारी 10, तो यहां से ये आ गया 100 सेकेंड्स। तो 100 सेकेंड्स में ये ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर देगी, ठीक है। तो यहां पर सेकंड ही क्यों लिया गया, आर क्यों नहीं लिया गया, तो सबको आपको दिख रहा है कि सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज के हिसाब से हमें क्या लेना पड़ेगा, सेकंड्स लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कल भी कवर करेंगे। आज पहली वीडियो थी, तो अगर कुछ भी कमी होगी, शायद आपको दिख ना रहा हो या आपको आवाज क्लियर ना हो, तो आप लोग बता सकते हैं, ताकि हम इसको नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करें। क्योंकि इंसान जिंदगी भर सीखता है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट अगर चाहिए होगा तो उसको कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि मेनली हमारा फोकस ये है कि आप लोगों को बेस्ट मिल पाए और आप लोग बेस्ट रिजल्ट दे पाओ, ठीक है। तो टाइम को बच्चे यूटिलाइज करना, वेस्ट मत करना अभी, क्योंकि अभी यूटिलाइज कर लोगे तो आगे मजा ज्यादा आएगा, सक्सेसफुल होगे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल बनो ना, आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जाए वो जरूरी नहीं, आप एग्जाम्पल बनो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस करे थे, बाकी एक मोशन की क्वेश्चन सीरीज कल भी रहेगी, और कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। मे बी कल की क्वेश्चन सीरीज लंबी रहेगी, देन आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे चलेंगे, ठीक है। और इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट आया हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में बच्चों, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।